नोटबंदी के खिलाफ प्रदेश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस नेताओं ने देश को आर्थिक मंदी की गर्त में धकेलने का आरोप लगाते हुए पीएम पर बोला सीधा हमला। कांग्रेसी नेताओं में गुटबाजी पर बयानबाजी का सिलसिला बदस्तूर जारी। प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने हुड्डा गुट के साथ झगड़े पर कहा कि पार्टी ने नहीं दी किसी को भी क्लीन चिट। प्रदेश में जाट आरक्षण की मांग को लेकर न्याय रथ यात्रा जारी। चरखी दादरी में जाट संघर्ष समिति ने नेताओं ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। अंबाला में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। दूसरी जाति में शादी करने पर परिजनों ने की लड़की की बेरहमी से हत्या। नमस्कार, हरियाणा स्पेशल के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश। नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। पीएम नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी सरकार पर आम आदमी की कमर तोड़ने का आरोप लगाया है। तो वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस के प्रदर्शन को बेहद नौटंकी करार दे रहे हैं। पीएम मोदी की कब्र खोदने के नारे के साथ नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस जिंदा होने की कोशिश कर रही है और हरियाणा में भी प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी सरकार और पीएम को निशाना बनाते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मोदी ने देश को आर्थिक मंदी की गर्त में धकेल दिया। 50 दिन की बात करते थे, 55-60 दिन होने वाले हैं। लाइनों में अभी भी कोई फर्क नहीं है। मैं पूरा दिल्ली देहात कवर करते हुए आया हूँ, नजफगढ़ के बीच में से निकल करके आया हूँ। 500, 700 लोग लाइन में आज भी हैं। गांव के अंदर कैश की अब भी किल्लत है। ग्रामीण जो शाखाएं हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए। जो छोटे कस्बे हैं हरियाणा के, रानिया है, मैं वहाँ गया, कई और कस्बों में गया, 5-5, 6-6 दिन तक कैश नहीं आ रहा है। और वर्तमान सरकार ये कह रही है कि हालात बहुत बढ़िया है, हालात ठीक हो गए हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी तो और राहुल जी ने तो फैसला ले ही लिया है कि हम सड़कों पर पूरा ये जो परेशानियां है उसका विरोध करेंगे। सड़क पर कांग्रेस के हल्ला बोल में हर जगह पीएम मोदी ही कांग्रेस के निशाने पर रहे। पीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि जब सारा पैसा बैंकों में जमा हो गया तो आखिर काले धन के नाम पर पीएम ने क्यों गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। 97% जो करेंसी है वो जमा हो चुकी है, तो फिर ब्लैक मनी कहाँ गई? दिक्कत किसको हो रही है? गरीब आदमी को। दिक्कत किसे हो रही है? छोटे व्यापारी को। दिक्कत किसे हो रही है? और फायदा किसको हुआ है? जायो जो आपकी फ्री में वाईफाई दे रही है, अपने घर से दे रही है क्या? ये सब ब्लैक को व्हाइट में करने का काम किया था। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से मजदूर पलायन कर रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई, इकोनॉमी हमारी स्लो हो गई है। और जो 65 करोड़ रुपए का जो घपला किया है उसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने, जो राहुल जी को बोलने नहीं दिया पार्लियामेंट के अंदर। तो राहुल जी के कहने के ऊपर जितने हमारे साथी आज यहाँ आए हैं, बड़ा भारी पूरे देश में आक्रोश है। और आने वाले 5 राज्यों में आपको पता लग जाएगा किस प्रकार की मोदी जी की पॉपुलैरिटी है। नोटबंदी पर कांग्रेस के तीखे होते तेवर सरकार पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं तो सड़क पर संघर्ष के कांग्रेस के ऐलान को बीजेपी नेता नौटंकी बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास अब मुद्दों का टोटा है। नोटबंदी तो हो चुकी सारे देश में और उसका इम्पैक्ट भी जो ब्लैक मनी को बंद करने का होना चाहिए वो आना शुरू हो गया। अब कांग्रेस के पास आज की तारीख में कोई मुद्दे नहीं रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के मुद्दों के ऊपर अपनी नौटंकी कर रहे हैं। कांग्रेस के विरोध जारी रखने के ऐलान ने जाहिर कर दिया है कि संसद का पूरा सत्र ठप करने के बाद अब वो सड़क पर इस मुद्दे को कैश करने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओके इंडिया। तो एक तरफ कांग्रेस सरकार को घेरने का दावा कर रही तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में गुटबाजी का खेल भी बदस्तूर जारी है। रोहतक में प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर करारा हमला बोला है। अशोक तंवर ने कहा कि उनके साथ हुए झगड़े में किसी को भी अब तक कोई भी क्लीन चिट नहीं मिली है। एक तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता पीएम मोदी का पुतला जला रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर मीडिया को अपनी मेडिकल रिपोर्ट दे रहे हैं।
तो सवाल ये है कि कांग्रेस अपनी ही लड़ाई में उलझी रहेगी तो फिर विरोध के फोटो सेशन से पार्टी का उद्धार कैसे होगा। हुड्डा के गढ़ रोहतक पहुंचे अशोक तंवर ने हुड्डा गुट के साथ हुए झगड़े की यादें साझा करते हुए कहा कि शरीर और दिल पर जख्म अब तलक बाकी हैं। कुछ लोगों ने आक्रमण कर दिया था मेरे ऊपर, इसकी वजह से कुछ दिन पहले तो स्वास्थ्य है, मैं भी और 15-16 साथी और उसमें हो गए था। अभी भी 3 महीने हो गए हमारे, तो 3 महीने में भी अभी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हुआ है। सारा जो राइट साइड है उस पर अभी भी स्वेलिंग है, दवाई चल रही है। अशोक तंवर ने दावा किया कि राहुल की रैली में हुए झगड़े पर पार्टी ने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला करते हुए कहा कि सबको पता है कि झगड़े के पीछे किसका हाथ रहा। किसने क्लीन चिट दे दी? नहीं, समाचार तो मैनिपुलेटेड है, कोई भी लगवा सकता है न्यूज। शिंदे जी ने कहा क्या क्लीन चिट के लिए? क्या राहुल जी ने कहा? क्या सोनिया जी ने कहा? क्लीन चिट किसकी? और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि सबको पता है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर, कि कौन घटना के पीछे थे, और जब समय आएगा उनको सजा भी मिलेगी। फिलहाल कांग्रेस आलाकमान की हिदायत पर कांग्रेस नेता एकजुटता का दावा करते हुए विरोध की ड्यूटी पर हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो नेता सरकार से डटकर कैसे मुकाबला कर पाएंगे जो हट कर एक दूसरे को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओके इंडिया। उधर सूबे के रोहतक में अंतर्जातीय विवाह के बाद युवती को मारकर जलाने के मामले को कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने गलत करार दिया है। अनिल विज ने बताया कि इस मामले से जुड़े किसी भी दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही अनिल विज ने कहा कि अंतर्जातीय विवाह का विरोध करने वाले ही इसके जिम्मेदार हैं। विज ने एनएचएम की महिला कर्मियों को तकरीबन 170 दिन की मातृत्व लीव देने को सही करार दिया है। साथ ही साफ कर दिया कि सरकार इस तरह की सभी महकमों में महिलाओं को यह सुविधा बखूबी देगी। देखिए, इसकी तो काउंसिल बनी हुई है अलग से, और वो रजिस्ट्रेशन करती है। अगर इस प्रकार का पाया जाता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के लोग हैं, तो इसके बारे में जरूर काउंसिल कार्रवाई करेगी, उनको नोटिस देगी। जो इस प्रकार के बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। वह सामाजिक और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने पुराने सरपंच घोटाले पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि परिवेदना समिति की बैठक में 15 शिकायतें आई थी, जिनमें से 7 शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। बाकी 8 शिकायतों में से 2 कोर्ट केस थे, जिनको पेंडिंग छोड़ दिया गया, और बाकी के 6 शिकायतों को अधिकारियों को जांच करने के आदेश दे दिए हैं। इन शिकायतों में विशेष तौर पर नहरी विभाग, पंचायती कब्जों और पुराने सरपंचों के घोटालों की आई अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं चरखी दादरी में आज अखिल भारतीय जाट आरक्षण मंच से न्याय रथ यात्रा निकाली गई। इस रथ यात्रा में शामिल पदाधिकारियों ने आसपास के विभिन्न गांवों में पहुंचकर आरक्षण को लेकर सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जाने की जानकारी दी है और आगामी 29 जनवरी से प्रस्तावित सभी जिलों में धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लोगों से आह्वान किया है। पिछले आंदोलन के अंदर सरकार और संघर्ष समिति के बीच में जो समझौता हुआ था, उसमें समझौते में सरकार ने वायदा किया था कि जो 18 जो नौजवान पीछे शहीद हुए हैं, झज्जर, रोहतक और सोनीपत के, इनको मुआवजा दिया जाएगा। इन पीड़ित परिवार को एक नौकरी दी जाएगी, शहीद का दर्जा दिया जाएगा, और समाज को आरक्षण दिवाने में सही तथ्य पेश किए जाएंगे हाई कोर्ट में, और जिन युवाओं पर मुकदमे बने हुए हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, और जो मुकदमों के अंदर जेलों में बंद हैं उनको भी बाहर लाने का काम करेंगे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इजराइल का शिष्टमंडल पहुंचा, जहां शिष्टमंडल ने लाडवा स्थित इंडो इजराइल परियोजना के उष्णकटिबंधीय फल केंद्र का अवलोकन किया। इजराइल के राजदूत डेनियल कैरमोन ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और इजराइल के बीच कृषि क्षेत्र में साझेदारी का दोनों देशों के किसानों को बेहद फायदा होगा।
आधुनिक तकनीकी से किसानों को ज्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही इजराइल भारत के आपसी संबंध भी बेहद मजबूत होंगे। वहीं अनुपम खेर, करण जौहर, मधुर भंडारकर और बाकी एक्टर्स ने भी ओमपुरी के अब बात करेंगे मेवात की। मेवात में एक पिता ने अपनी दरिंदगी का शिकार अपनी बेटी को ही बनाया है। आरोपी पिता ने एक बार नहीं बल्कि दर्जनों बार अपनी बेटी को दरिंदगी का शिकार बनाया। इससे तंग आकर लड़की ने एक दिन भागकर पड़ोसी के पास जाकर अपनी आप बीती सुनाई। पिता से एक दिन दुखी होकर पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया। पुलिस ने पीड़िता का अस्पताल में चेकअप करवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता के मुताबिक उसने अपनी आप बीती अपनी मां को भी बताई थी, जिसके बाद मां ने भी मामले को दबाने की बात कहकर टाल दिया। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਨੌਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਓਮਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ये गांव ऐसा गांव जवाब का है, नाना खाना पड़ता है। जो लड़की मिस्र की है वो अपने बास पे आरोप लगा रही थी, बार बार मेरे साथ ऐसा घिनौना कार्य करता रहा है, जिस संबंध में हमने FIR दर्ज कर दी है। उस लड़की का मेडिकल करा दिया गया है और तफ्तीश अभी जारी है। आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हो सका। उधर गुरुग्राम में आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में 770 किलोवाट रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन प्रिंसिपल सेक्रेटरी अंकुर गुप्ता ने किया। उनके साथ कार्यक्रम में गुरुग्राम के ADC और IS अधिकारी और सोलर सिस्टम के अधिकारी भी मौजूद रहे। अंकुर गुप्ता ने कहा कि इस सोलर मीटर से पूरे भारत में बिजली कटौती पर रोक लगेगी, साथ ही सुचारू रूप से बिजली लोगों को मिल सके, इस तरह का ये पहला मीटर लगा है। बॉलीवुड अभिनेता ओमपुरी का आज आकस्मिक निधन हो गया। मुंबई के अंधेरी में सुबह दिल का दौरा पड़ने से ओमपुरी की मौत हो गई। अभिनय के क्षेत्र में उनका अपार योगदान रहा है। उनके जिंदगी के सफर पर डालते हैं एक नजर। में घुसने से पहले कौन था मैं और कैसा था, ये मुझे याद ही ना रहेगा। चक्रव्यूह में घुसने के बाद मेरे और चक्रव्यूह के बीच सिर्फ जानलेवा निकटता थी, इसका मुझे पता ही न चलेगा। चक्रव्यूह से बाहर निकलने पर मैं मुक्त हो जाऊं भले ही, फिर भी चक्रव्यूह की रचना में फर्क ही न पड़ेगा। हर चक्रव्यूह से निकलकर कामयाबी का मुकाम हासिल करने वाले ओमपुरी जिंदगी के चक्रव्यूह से मुक्त हो गए, लेकिन उनके जाने से रंगमंच की दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा, ये शब्द नहीं, उनकी जिंदगी का सफर बयां करता है। 18 अक्टूबर 1950 को ओमपुरी का जन्म पंजाब के पटियाला में हुआ। ओमपुरी के पिता पहले इंडियन आर्मी और फिर रेलवे के कर्मचारी रहे। ओमपुरी की भी पहली ख्वाहिश यही थी कि वो फौज का हिस्सा बने, लेकिन हुनर और मुकद्दर ने ओम के लिए अभिनय के क्षेत्र में मंजिल तय की। कॉलेज के जमाने से ही वो ड्रामा कंपटीशन में हिस्सा लेने लगे। पारिवारिक मजबूरियों के चलते ओमपुरी दिन में काम करते और शाम को कॉलेज जाते। 125 रुपए की सैलरी पर काम करने वाले ओमपुरी को पंजाब के मशहूर रंगकर्मी हरपाल दीवाना ने 150 रुपए ऑफर किए तो ओमपुरी ने उनका थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। नाटक ने ओमपुरी की अभिनय को निखारा तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाकर ओमपुरी ने अंग्रेजी और अभिनय दोनों में ही महारत हासिल कर ली। इसी दौरान ओमपुरी की नसरुद्दीन शाह से दोस्ती भी हो गई। दोनों ने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का रुख किया, लेकिन पैसों की कमी के चलते यहाँ ट्रेनिंग करना ओमपुरी के लिए आसान नहीं था। आर्थिक तंगी के दौर में गिरीश कर्नाड की बच्चों की फिल्म चोर चोर छुप जा में ओमपुरी को एक रोल मिला और 3000 रुपए मेहनताने से ही साल भर के खर्चे का इंतजाम हो गया। इसके बाद मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल से शुरू हुआ सफर यादगार भूमिकाओं का सिलसिला बन गया। आक्रोश ने अपार सफलता हासिल की तो अर्ध सत्य जैसी 8 फिल्मों में ओमपुरी के अभिनय ने जान डाल दी। और ठीक तराजू के कांटे पर अर्ध सत्य। शुरुआत में ओमपुरी को सिर्फ 8 फिल्मों के मुफीर समझा गया, लेकिन आम आदमी से लेकर बाप जी की भूमिका तक ओमपुरी ने अपने जीवंत अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। देखा मेरे खिलाफ बगावत करने का अंजाम मुझे कोई नहीं मार सकता, ना आगे से, ना पीछे से, ना दाएं से, ना बाएं से, ना आदमी, ना जानवर, ना शख्स,
ना जय राधा माधव। जय 80 और 90 के दशक में विलन के रोल में ओमपुरी की दमदार आवाज ने उनकी भूमिकाओं को यादगार बना दिया। जिस दिन राणा ये समझने लगेगा कि हम सोनू का गम भूल गए, उसी दिन उसे पता चलेगा कि खून जब बोलता है तो मौत का तांडव होता है। तो फिल्मों के बदलते टेस्ट में कॉमेडी के जरिए भी उन्होंने लोगों का मनोरंजन किया। गोली जी, अबे तू मुझे गोली खिलाएगा? गोली तो तुझे खानी पड़ेगी डॉक्टर। अगर मैं मर गया मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 1981 में आक्रोश में उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1982 में फिल्म आरोहण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल अवार्ड उनके नाम रहा। 1984 में फिल्म अर्थसत्य के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नेशनल अवार्ड जीता। 1990 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। 2004 में ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें ऑनरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया। 2009 में उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। घर चलाने की मजबूरी ने ओमपुरी को मसाला फिल्मों में मशरूफ किए रखा, तो अपने करियर के आखिरी दौर में प्रोजेक्ट मराठवाड़ा जैसी फिल्मों से ओमपुरी किसानों की आवाज बन गए। ईश भी मुझे विपरीत लगता, सूखे की लाठी से मार। मुझे कभी ऐसा लगता है जैसे बन गया हूँ धरती पे भार। यह है लॉलीपॉप ओमपुरी की आखिरी फिल्म रही और अभिनय का ये ऑलराउंडर 6 जनवरी की सुबह दुनिया को अलविदा कह गया। मैं जाऊं या जान से मार दूं, इसका फैसला कभी ना हो पाएगा। सोया हुआ आदमी जब नींद में से उठकर चलना शुरू करता है, तब सपनों का संसार उससे दोबारा देख ही ना पाएगा।